नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मनोकामना पूरा हो, ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि जिसका मनोकामना एसएससी जीडी बनने का हो, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस बनने का हो, उत्तर प्रदेश दरोगा बनने का हो, आरओ यानी जो कि आप जानते हो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का हो, आप सभी का मनोकामना पूरा हो। उसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका दिवाली है वो बड़े ही खुशियों का त्योहार है और खुशियों के त्योहार पे आप सबका जो दामन है खुशियां कभी छोड़े ना। तो उसके लिए एक बात कहूं कि दीपक का प्रकाश हर किसी को सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। दीपक का जो प्रकाश होता है ना मेरे भाई, जो दीपक होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं, कीमत उसकी नहीं थी, चाहे सोने का हो चाहे वो मिट्टी का हो, कीमत उसकी लौ की होती है। और जो उसकी कीमत लौ की, जिससे हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, जो अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार अगर जिस दिन हम लोग सिलेक्शन पा गए, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा जीवन, हमारे परिवार का जीवन एकदम अंधकार से दूर होकर प्रकाशमय हो जाएगा। तो एक कोशिश जरूर करिएगा। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ढेर सारी शुभकामनाएं एकलव्य इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से। आप सबका मनोकामना पूरा हो। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जो कि थर्ड पार्ट, जिसे हम लोग जर्नी कर रहे थे उत्तर प्रदेश का थर्ड आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। और थर्ड टॉपिक हम लोगों का होगा मेरे भाई, थर्ड टॉपिक जो होगा उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। आज हम लोग, इससे पहले हमने भौतिक विभाजन पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन की जब बात करेंगे तो प्राकृतिक विभाजन होती क्या है सर, आखिर प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत क्या आता है। तो देखो भाई, प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत जैसे आप जानते हो, भाबर का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र आएगा, पठारी भाग आएगा। ठीक है, उसके इसके अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन किया गया है और नदियों के अनुसार भी किया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं मैप की ओर, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये हमारा स्पेशल बैच, जो कि तीसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन को गौर तरीके से देखिए, यूपीएसआई आरओ एआरओ के लिए आपके लिए स्पेशल है, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक, तो आओ मेरे भैया चलते हैं हम लोग अगले की ओर। और जब हम लोग अगले की ओर चलेंगे तो पहले से सुने देखेंगे उत्तर प्रदेश मैप पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैप पे देखेंगे कि प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत कैसे कैसे प्राकृतिक विभाजन हमारे उत्तर प्रदेश का हुआ है। ठीक, तो सबसे जानिएगा कि प्राकृतिक जो विभाजन है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है हमारा मेरे भाई, जो भारत का हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, यह एक गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। क्या है? गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। याद रखिएगा, ये गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आता है भारत का उत्तर प्रदेश, गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो विभाजन किया गया है नदियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, मैदानी भागों के आधार पर किया गया, पठारी भागों के आधार पर किया गया है। तो सबसे आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, एक कदम चलते हैं। हम लोग भौतिक विभाजन पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक विभाजन की ओर। ठीक है, हम लोगों का प्राकृतिक विभाजन अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, तो देख रहे हैं आप, हमारे साथ शुरू हो जाइए। यहाँ पड़ता है आपका मेरे भाई सहारनपुर। क्या पड़ता है आप सर? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर पड़ता है, ये बात ध्यान समझिएगा। ठीक, देखो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, भौतिक विभाजन पढ़ चुके हैं, हम लोग प्राकृतिक विभाजन कर रहे हैं। सहारनपुर चलेंगे सर, कहां तक सर? हम लोग चलेंगे सर कुशीनगर तक। कहां तक? कुशीनगर तक। ठीक है, कैसे सर? आइए, ठीक है, कुशीनगर यहीं पे। सबसे जानिएगा कि ये जो मैं बना रहा हूं, ये प्राकृतिक विभाजन के अनुसार बना रहा हूं। ठीक है, मेरे साथ आप ड्रा करो, मेरे साथ आप ड्रा करो। दिख रहा है आपको? हाँ सर, आप मेरे साथ आप ड्रा करो मेरे भाई। ये चीज जब ड्रा करोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन कभी आप जीवन में भूल नहीं पाओगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कभी लाइफ में आप इसे नहीं भूल पाओगे, जिस तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, आप भी कोशिश करिए कि मैप लेके बैठिए और मेरे साथ आप दर्शाइए इस चीज को। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन की मैं बात करूं मेरे भाई, अगर मैं प्राकृतिक विभाजन की अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक विभाजन, ठीक है, नदियों के आधार पर, ये देखो जो मैं बना रहा हूं सर, ये क्या बन रहा है, ये देखो मैं अलग अलग दर्शाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भैया, चलो इसको देख रहे हो आप आराम से एकदम, क्या प्यारा यह। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं सर भाबर क्षेत्र। क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग
भाबर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं सर? भाबर क्षेत्र का नाम देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अगले की ओर चलते हैं हम सर। अगले की ओर जब हम लोग देखेंगे मेरे भाई, तो आइए बात करते हैं हम लोग। जब अगले की ओर चलेंगे तो अगला की ओर चलने से पहले आइए हम लोग एक कदम और यात्रा करते हैं, ठीक है। एक कदम और यात्रा करते हैं प्यार, ठीक है। कुशीनगर, फिर कुशीनगर जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका भी देखो विभाजन हुआ है, ठीक है। ये देख लो, ठीक है, ये देख लो, ऊपर ब्लैक है नीचे ब्लू है, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा केवल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सर, ए चीज आप भी मेरे साथ बनाते चलो, दर्शाते चलो, ठीक है। जो मैं बना रहा हूं ये अभी प्राकृतिक विभाजन की बात कर रहा हूं, अभी सभी चीजें आपको बताया जाएगा, पठारी भाग भी बताया जाएगा इसमें, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पठारी भाग से लेकर मैदानी भाग से लेकर आपका तराई भाग क्षेत्र सब बताया जाएगा, ठीक। एक कुशीनगर तक इसका विस्तार है। आप सर इसको क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं सर तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं सर? तराई क्षेत्र, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं सर तराई क्षेत्र। क्या बात समझ में आ रही है? यस। चलो अच्छा, आप बड़ी ध्यान समझिएगा कि पहले दो चीजों को समझ लीजिए कि इसे कहते क्या है, ठीक है। प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत समझिएगा कि उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आपके पूर्व में, ठीक है, इधर पूर्व की मैं बात करूं, अगर मैं पूर्व की बात करूं उत्तर प्रदेश विभाजन में, प्राकृतिक विभाजन में, तो पूर्व में जो सीमा बनाती है वो है सीमा गंडक नदी। कौन सी नदी सर? गंडक नदी, ठीक है। पूर्व में सीमा कौन बनाती है? प्राकृतिक सीमा गंडक नदी, ठीक, पहला चीज। और सर पश्चिम की मैं बात करूं तो सर यमुना बनाती है। कौन बनाती है सर? यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी आपका क्या करती है सर? ये पश्चिम में प्राकृतिक विभाजन का सीमा बनाती है, पश्चिम में यमुना नदी, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज, अगर मैं उत्तर की बात करूं सर, इधर आपका उत्तर हो गया सर, उत्तर में बात करूं तो सर शिवालिक, क्या? शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, हिमालय का आपका चौथा पार्ट, ठीक है। जो नवीन हिमालय, शिवालिक हिमालय, नवीन इसका सबसे लास्ट में निर्माण हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो शिवालिक हिमालय, अगर मैं दक्षिण की बात करूं सर, दक्षिण में बात करूं तो आप कहोगे सर विंध्य हिमालय, ठीक है, या हम लोग कहेंगे विंध्य श्रेणी की बात करता हूं, ठीक है। विंध्य श्रेणी की मैं बात करूं, देखो प्राकृतिक विभाजन तो पूर्व में प्राकृतिक विभाजन कौन करता है? गंडक नदी, ठीक है। दक्षिण में विंध्य श्रेणी, उत्तर में शिवालिक, और दक्षिण में आपका, और सॉरी पश्चिम में आपका यमुना नदी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की बात करते हैं सर। भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? अब बड़ा ध्यान समझना, ठीक है। भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं सर? भाबर क्षेत्र का मतलब बड़ा ध्यान समझो, किसे कहते हैं, एक एक चीज को समझना। जैसे मानो कि ये शिवालिक है ना, ये क्या है सर? शिवालिक। तो शिवालिक आप जानते हो कि ऊपर क्या पड़ता है आपका? एक देश पड़ता है नेपाल, यहाँ क्या देश पड़ता है? नेपाल, ठीक है। नेपाल पड़ता है कि नहीं? आपका कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ठीक है, उसके बाद श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत तक ये नेपाल लगता है, और ये जिले इसको टच करते हैं, नेपाल को करते हैं ना। हाँ सर, तो नेपाल से बता मेरे भाई, नेपाल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत कहाँ है सर? नेपाल में है, ठीक है। जब नेपाल में है तो यार ये बताओ, जब नेपाल में ये सब माउंटेन यहाँ पे पाए जाते हैं तो नेपाल से कुछ नदियां निकलती हैं? हाँ सर निकलती हैं। चलो जब नदियां निकली तो हमको ही बताओ, चलो तराई क्षेत्र में हटाता हूं यहाँ से, ठीक है। आप ऐसे ही देखो मेरे भाई, देखो अपना ध्यान समझो, यहाँ पे कौन सा कंट्री पड़ता है सर? नेपाल, ठीक है, नेपाल पड़ता है। नेपाल में बड़ी बड़ी माउंटेन मिलती है क्या? हाँ सर बड़ी बड़ी माउंटेन मिलती है नेपाल में, यहाँ माउंटेन है सर, ठीक है, मिली। हाँ सर, तो जब माउंटेन है तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर ही होगा, कंकड़ पत्थर भी होगा, रेत भी होंगे, होंगे कि नहीं सर? हाँ होंगे, एकदम सही, राइट। तो यार ये बताओ मेरे भाई, जब यहाँ से, जब इस माउंटेन से कोई नदी निकलेगी, याद देखो मैं नदी निकाल दे रहा हूँ, याद देखो सब नदी निकल रही है, याद देखो सब नदी निकल रही है। चलो सर ये नदियां हैं, ये सब क्या है? नदियां निकल रहा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, नदियां निकल रही है। तो नदियां ये बताओ मेरे भाई, जब कंकड़ पत्थर में आएंगी, ये सब यहाँ पे मैं कंकड़ पत्थर बना दे रहा हूँ, जब भी कंकड़ पत्थर यहाँ बना दे रहा हूँ, तो जब ये नदियां आएंगी तो सर ये नदियां कंकड़ पत्थर के बीच से आएगी क्या? बीच बीच से आएगी क्या? तो ये बात ध्यान रखना कि नेपाल से जब ऊपर से शिवालिक हिमालय जितनी भी नदियां आती हैं उत्तर प्रदेश में भारत में प्रवेश करती हैं,
तो वो क्षेत्र कहलाता है भाबर क्षेत्र। और जब भाबर क्षेत्र में जब कोई नदियां आती है मेरे भाई, जब कोई भाबर क्षेत्र में नदियां आती हैं तो पत्थरों के बीच में क्या हो जाती है सर, लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है सर, लुप्त हो जाती है। क्या बात समझ में आया, लुप्त हो जाती है। तो भाबर क्षेत्र में नदियां क्या हो जाती हैं सर, भाबर क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती है। लुप्त का मतलब समझते हो, ऐसा कभी बहुत से नदी आप देखे होंगे कि नदियां पत्थरों के बीच में जाती, कंकड़ पत्थर के बीच जाती है और नदियां उतना पानी हमको दिखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ों के बीच के अंदर से अंदर जाती रहती है और वहीं बहुत दूर जाकर हमें नदियां पूरा दिखाई देती है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आया। हाँ सर, लेकिन ये जो भाबर क्षेत्र है ना, ये कृषि योग्य नहीं होता, कृषि योग्य नहीं होता, लेकिन ये पशुपालन योग्य है, पशुपालन योग्य होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, भाबर क्षेत्र आपका कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कंकड़ पत्थर ही पाए जाते हैं। बड़े अच्छे समझिएगा। चलो आगे क्यों बताएं। हाँ सर, आगे क्यों बताया जाए। ठीक है, चलो सर आगे क्यों चला जाए। ठीक है, एक कदम यात्रा करते हैं हम लोग आगे क्यों। अच्छा, जब इसके नीचे की ओर आता है ना सर, ये पड़ता है आपका तराई वाला क्षेत्र। क्या पड़ता है सर, तराई क्षेत्र। ठीक है, ये पड़ता है आपका तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र में ये जब नदियां मेरे भाई, ये जब नदियां तराई क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, ये नदियां तराई क्षेत्र में प्रवेश करेंगी। कहाँ प्रवेश करेंगी, तराई क्षेत्र में। बड़ा ध्यान समझो, जैसे ये माउंटेन है, पहले नदियां भाबर क्षेत्र में आई। ठीक है, भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर ईंट पाए गए, फिर यही नदियां तराई क्षेत्र में आई। कहाँ आई, तराई क्षेत्र में आई। और जब सब तराई क्षेत्र में आई तो यहाँ नदियां हमें साफ साफ दिखाई देती हैं। क्या करती हैं, साफ साफ दिखाई देती हैं। तो जब भाई मेरे तराई क्षेत्र में आता है तो तराई क्षेत्र जो होता है ना आपका कृषि योग्य क्षेत्र है। कैसा है, कृषि योग्य क्षेत्र है। तराई क्षेत्र आपका कृषि योग्य क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जो है ना दलदली स्थान भी होते हैं। क्या होते हैं, दलदली स्थान भी होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ दलदली स्थान है, कृषि योग्य है। और उसके बाद ये क्या होती है, इधर इस साइड ये सकरी होती है। ठीक है, आपका पश्चिम साइड सकरी होती है और इस साइड ये इसकी चौड़ी पट्टी होती है। कैसे होती है, चौड़ी पट्टी होती है। पूर्व की साइड चौड़ी पट्टी होती है। किसकी सर, तराई क्षेत्र की। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में नदियां साफ साफ दिखाई देने लगती है। कंकड़ पत्थरों से बाहर निकलकर वो कृषि योग्य होता है, पशुपालन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ की जो क्षेत्र आपको माना जाता है तराई क्षेत्र में, तो सब तराई क्षेत्र में जैसे गन्ना, ठीक है, उसके बाद गेहूं, धान, ठीक है, जौ, ये सब इन सब क्षेत्रों में बोया जाता है। जैसे आप देख लो सर, गन्ना, ठीक है, गेहूं, धान, जौ, ठीक है, उसके बाद जूट, इन सब क्षेत्रों में, तराई वाले क्षेत्र में एक फसल आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, गेहूं, गन्ना, धान, जौ, जूट। ठीक, समझ में आया। तो तराई वाले क्षेत्रों में ये हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका विस्तार पूछे तो विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे क्यों बताया जाए। हाँ चलो आगे की ओर थोड़ा सा ले चलते हैं हम आपको, आगे की ओर ले चलेंगे, आगे की ओर थोड़ा सा उठा कर ले जाए। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा रेस किया जाए। हाँ, इसे रेस कर लिया जाए। ठीक है, ये चौड़ी पट्टी की होती है, कोई दिक्कत नहीं सर। आओ हम चलते हैं, एक कदम यात्रा करते हैं। ठीक है, आओ ये आगे की ओर चलते हैं। ठीक, तो ये वाला आपका जो क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका तराई वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, तराई वाला क्षेत्र। क्या दिक्कत हुआ, नहीं सर, तराई वाले क्षेत्र हो गई। पूर्व में गंडक नदी जो कि बनाता है सीमा। ठीक है, चलो आगे की बात करें। हाँ सर, जब सर आगे की बात करोगे तो मेरे भाई जब आगे के चलोगे ना तो ये आपका जाएगा बलिया तक, यहाँ। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, चलो इसका भी मैं फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, फिगर में क्या होगी, ये पूरा ऐसे से होगा। ठीक है, ये फिगर में ऐसे से होगा। ये सब क्या है अभी मैं बताना चाहता हूँ, ये क्या है। ठीक है, ये क्या है क्या। ठीक है, ऐसे से करोगे। ठीक है, चलो ऐसे 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 ढेर सारे से कर लो। ठीक है, मेरे साथ बनाओ, बनाते चलो मेरे भाई। ठीक है, ऐसे करते चलोगे ज्यादा बेटर होगा। सर ये क्या है, ये मैं आपको आपके पहचान के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि अलग अलग रहेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक, तो ये पहचान के लिए हो गई। ये क्या है, तो जो आपको ये दिख रहा है ना सर, ये है आपका गंगा। कौन सी नदी होगी, ये आपका गंगा है। ठीक है, याद रखना, गंगा का क्षेत्र। ठीक है, ये गंगा नदी का क्षेत्र हो गया। ठीक,
अब मैदानी भाग की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? मैदानी भाग की ओर चलते हैं। ठीक है, मैदानी भाग की ओर। और दूसरी चीज, चलो आओ दूसरी ओर चलते हैं हम लोग। और जब आओगे सर तो यहाँ पड़ जाएगा, यहीं पे आपका रुक जाएगा। ठीक है, जब यहीं पे आपका रुक जाएगा तो ए वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, बड़ा ध्यान समझिएगा मेरे भाई, ए वाला जो क्षेत्र कहलाएगा आपका, ये वाला क्षेत्र जो कहलाएगा सर, ये यमुना वाला क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र? यमुना वाला क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, आओ सर, ये कहलाएगा यमुना। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? यमुना का। ठीक है, ये यमुना कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गंगा और यमुना का क्षेत्र। ठीक है, गंगा और यमुना का क्षेत्र। उसके बाद जब मेरे भाई नीचे की ओर आओगे तो ए पूरा का पूरा पड़ता है आपका, ए पूरा का पूरा ले लो आपका, जो ये आपको दिख रहा है ए वाला क्षेत्र, ए पूरा, ए ऊपर का तो अलग है, ऊपर का आपका अलग बनेगा। जैसे ए आपको जो दिख रहा है ना, ए पूरा का पूरा गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ए मैदानी क्षेत्र। चल ठीक है, नीचे की ओर नहीं बनाना। आप देखो इसको कहते क्या है? इसे कहते हैं सर मैदानी क्षेत्र। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र का नाम देते हैं। तो मैदानी क्षेत्र क्या है सर? गंगा यमुना के बीच स्थित जो भूभाग है, गंगा यमुना के बीच जो स्थित भूभाग है, उस भूभाग को हम लोग मैदानी क्षेत्र का नाम देते हैं। ठीक है, और गंगा यमुना के बीच भूभाग को हम लोग दोआब क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हम लोग दोआब क्षेत्र का नाम देते हैं। ठीक है, दोआब क्षेत्र का नाम देते हैं, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र का नाम देते हैं। ठीक, और दूसरी बात समझिएगा, जो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र है, ये काप मिट्टी से बनी हुई। किससे बनी हुई है? काप मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। किस मिट्टी से सर? काप मिट्टी से निर्माण हुआ है। ठीक है, काप मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। असल काप मिट्टी यानी कहने का से गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है वो काप मिट्टियों से इसका निर्माण हुआ है। और इसमें दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक तो बांगर और दूसरा खादर। सर जो बांगर खादर होता है वो क्या होता है? ठीक है मेरे भाई, आप बड़ा ध्यान समझना। यही बताना चाहता हूं कि कभी कभी होता क्या है कि बाढ़, जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदियों को वजह से क्या होती है, कहीं बहुत ऊंचे स्थान पर बाढ़ नहीं पहुंच पाती और कभी कभी बहुत ज्यादा बाढ़ हो जाती है। ठीक, तो एक देखो दो प्रकार की मिट्टियां होती हैं जिसे हम लोग काप को जलोढ़ भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, जलोढ़ या काप, जलोढ़ या काप के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, एक होती है बांगर मिट्टी। क्या होती है सर? बांगर मिट्टी। ठीक है, बांगर मिट्टी। और एक होती है सर, ये दूसरा हो गया आपका खादर मिट्टी। क्या होती है? खादर मिट्टी। ठीक है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो सर बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में क्या फर्क है सर? जलोढ़ मिट्टी तो दोनों है, लेकिन बांगर मिट्टी को कहते हैं हम सब जलोढ़ पुरानी मिट्टी। ठीक है, जलोढ़, ठीक है, पुरानी मृदा। यानी इसका मतलब क्या सर? जलोढ़ पुरानी मृदा यानी ये कभी कभी क्या होती है, ऊंचे टीले की ओर होती है और जो नदियों का पानी, गंगा यमुना का पानी उसके नीचे तक रहता है, कभी कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, इस पीक तक नहीं पहुंच पाता, तो ये हो जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और ये होती है अनउपजाऊ। क्या होती है? अनउपजाऊ होती है, बड़ा ध्यान समझना। ठीक है, अनउपजाऊ होती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बांगर मिट्टी को हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक कृषि योग्य नहीं होती। दूसरी चीज, खादर मिट्टी का मतलब क्या होता है? कभी कभी बाढ़ आती है तो सर ये पूरा का पूरा समतल हो जाती है पानी से। तो इसे क्या होती है कि जैसे कि जो मिट्टी होती है, एक बार आई बाढ़, फिर बहा के ले गई, फिर दूसरा मिट्टी जम गया, एक बार आई फिर बहा के ले गया, दूसरा मिट्टी जम गया। तो मेरे भाई हर बार जब मिट्टी जल के द्वारा जब हर बार मिट्टी जो होती है एक नई रूप लेती है, उसे हम लोग कहते हैं खादर जलोढ़ मिट्टी या खादर नई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये न्यू जलोढ़ मिट्टी हो गई। ठीक है, तो कहा खादर और बांगर समझ में आया? हाँ, और जो खादर होती है ये बड़ा उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। उपजाऊ मिट्टी क्यों होती है? क्योंकि बार बार ये मिट्टी क्या होती है, बह के चली जाती है, एक नई मिट्टी आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मोटे अनाज बोए जाते हैं। इसमें क्या होती है सर? मोटे अनाज। गंगा के कछार पे देखे होगे आप, बहुत से खेती होती है, हर बार आती है, बहा के ले जाती है, फिर नया मिट्टी बन जाती है, फिर खेती होती है, जबरदस्त खेती इसमें जब किया जाता है, किया जाता नहीं। हाँ, तो एक होगा बांगर और खादर। क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर, आगे फिर बढ़े, चलो आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। चलो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे हम लोग पठारी क्षेत्र की ओर। किससे?
सर पठारी क्षेत्र की ओर चलेंगे, ठीक है। और पठारी क्षेत्र की ओर चलेंगे, अब अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये बातें तो आप समझ में आ चुका होगा। बांगर, खादर, उसके भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र का नाम समझ चुके होंगे। आप देखो मेरे भाई, अब हम चलते हैं मुख्य की ओर। मुख्य मतलब समझते हो, हम लोग चलते हैं आपके पठारी क्षेत्र की ओर, ठीक है। ये आपका पठारी वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, पठारी वाला क्षेत्र। सबसे पहले आप इसकी सीमा के बारे में जानो, ठीक है। सबसे पहले इसकी सीमा के बारे में जानो, इसकी सीमा क्या है, ठीक है। इसे मैं ट्रेस करता हूं, आप सभी लिख चुके होंगे, उम्मीद है कि आप सभी लिख चुके होंगे। एक एक चीज को बड़े बारीकी तरीके से जानो, कभी भूलना नहीं है, ठीक है। चलो देखो भाई, जब अगर बात करूं कि ये कौन सा क्षेत्र सर, ये आपका पूरा का पूरा जो क्षेत्र कहलाएगा, ये आपको जो पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मेरे भाई पठारी क्षेत्र। क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा आपका पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, पठारी भाग कहलाएगा। और अभी मैं बता रहा हूं पठारी भाग क्या है सर, ठीक है। अभी मैं बताना चाहता हूं पठारी भाग क्या होगा, ठीक। चलो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। सर ये क्या बना रहे हैं सर, ये हम पठारी भाग का आपको लोकेट कर रहा हूं ताकि आप भूलो मत, ठीक है। चलो आगे की बात करें, ये आपका होगा सर, ये आपका पठारी भाग, ठीक है। ये आपका पठारी भाग होगा, ठीक है। पठारी भाग हो गए तो सबसे पहले जानिएगा कि पठारी भाग है क्या। अगर पठारी भाग की हम बाउंड्रीज की बात करें कि पठारी भाग का बाउंड्रीज पूर्व में कौन सा नदी है, तो वहां हम बात करेंगे सर केन नदी। कौन सा सर, केन नदी, ठीक है। पठारी भाग के पूर्व में कौन सा बाउंड्रीज बनाती है नदी, केन नदी, ठीक है। अगर पश्चिम की मैं बात करूं सर, तो आप कहो सर यमुना और गंगा प्लस गंगा। यमुना और गंगा नदी ये क्या बनाती है, पठारी भाग का बाउंड्रीज बनाती है पश्चिम की ओर। ऊपर तो आप जानते हो सर, ऊपर भी है। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो सर, ये है आपका बिंद श्रेणी। क्या है सर, बिंद श्रेणी है, ठीक है। अगर मैं उत्तर दक्षिण पश्चिम की मैं बात करूं, अगर दक्षिण पश्चिम बाउंड्रीज की बात करूं तो यमुना और प्लस बिंद श्रेणी है, ठीक है। यमुना प्लस बिंद श्रेणी ये दक्षिण पश्चिम बाउंड्री बनाती है किसकी सर, ये पठारी क्षेत्र का, ठीक है, पठारी क्षेत्र का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, पठारी क्षेत्र के अंतर्गत दो चीज आता है। एक तो आता है सर बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड, ठीक। और सर दूसरा आता है बुंदेलखंड, ठीक है, ये है बुंदेलखंड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो पठारी भाग है, जो पठारी भाग है, ये दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है। दक्कन के पठार का उत्तरी भाग ही पठारी भाग उत्तर प्रदेश का एक कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप देखो सबसे अच्छा कि ये कहां कहां तक फैला हुआ है। देखो कि मेरे भाई, तो यहाँ आपका पड़ेगा जालौन। क्या पड़ता है सर, जालौन, ठीक है, बड़ा ध्यान समझना। और पड़ती है आपकी झांसी। झांसी के बाद क्या पड़ता है सर, ललितपुर, ठीक है, ललितपुर। ललितपुर के बाद सर महोबा, ठीक है, महोबा। उसके बाद आपका बांदा, ठीक है, बांदा के बाद मेरे भाई आपका चित्रकूट। चित्रकूट के बाद आपका प्रयागराज भी पड़ेगा, ठीक है, प्रयागराज। उसके बाद आपका पड़ेगा सोनभद्र। सोनभद्र के बाद आपका पड़ेगा मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद आपका पड़ेगा चंदौली, ठीक है, चंदौली। ये सब क्षेत्रों में क्या हुआ है मेरे भाई, पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। अब कितना फैला हुआ है सर, 4500 किलोमीटर तक, ठीक है, पठारी क्षेत्र फैला हुआ है 4500 किलोमीटर तक, ठीक है, ये फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये पठारी क्षेत्र का विस्तार है। पठारी क्षेत्र का क्या है सर, ये विस्तार है पठारी क्षेत्रों का। क्या है, बात समझ में आया। चलो अच्छा, बघेलखंड की अगर मैं बात करूं, स्पेशल में अगर बघेलखंड की मैं बात करूं, तो बघेलखंड की अगर मैं बात करूं तो बघेलखंड के अंतर्गत आता क्या है, बड़ा ध्यान समझो। अगर बघेलखंड की बात करूं तो मिर्जापुर का लगभग, ठीक है, मिर्जापुर का लगभग क्षेत्र, जो लगभग क्षेत्र की मैं बात करूं, मिर्जापुर का लगभग क्षेत्र ये बघेलखंड के अंतर्गत आता है। मिर्जापुर का लगभग जो क्षेत्र होता है वो बघेलखंड के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ चलो दूसरी चीज समझो। अगर मैं सर बुंदेलखंड की बात करूं तो बुंदेलखंड एक आद्यकाल की क्या है, एक मतलब विस्तारित जो कि पठार है, ठीक है, ये दक्कन के पठार का उत्तरी भाग कहलाता है, ठीक है, बुंदेलखंड। और उसके बाद इस पठारी क्षेत्रों में प्रमुख जो नदियां बहती हैं, ठीक है,
अगर मैं नदियों की, अच्छा पहले बुंदेलखंड की मैं बात कर रहा था, बुंदेलखंड के बता दूं कि आदिकाल में मतलब कि प्राचीन काल की बात करूं, प्राचीन काल में ये जो होता है ना आपका क्या कहते हैं सर, प्राचीन चट्टानें, ठीक है, विंध्य क्रम की प्राचीन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, उसके रेत से इसका निर्माण हुआ है, इसका आपका सर बुंदेलखंड का निर्माण हुआ है। यानी सबसे प्राचीन क्रम में जब सब सोचो कि दक्कन के पठार का जब निर्माण हुआ होगा तो क्या उसी का भाग है मेरे भाई, उसी का भाग है। तो आद्यकल्प में इसका निर्माण हुआ है, किसका, इसी का निर्माण आद्यकल्प में हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि क्या बात समझ आ गया। हाँ, यहाँ पे प्रमुख जो बहने नदियां हैं आप जानते हो सर, चंबल, ठीक है, चंबल, आपका केन, ठीक है, बेतवा, केन, बेतवा, ठीक है, केन हो गया, बेतवा हो गई, उसके बाद पाहुज हो गई। एक नदी का नाम है मेरे भाई, एक नदी का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं पाहुज हो गई, ठीक है, सोन नदी हो गई, क्या हो गई, सोन, चंबल, केन, बेतवा, पाहुज, सोन, ठीक है। थोड़ा सा आप एक भी ध्यान रखिएगा कि इसकी बॉर्डर की मैं बात करूं मेरे भाई तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके पठारी भाग के उत्तर में यमुना, थोड़ी यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं तो पठारी भाग के उत्तर में गंगा और यमुना नदी का जो कि बाउंड्रीज बनाता है। अगर मैं पश्चिम की मैं बात करूं मेरे भाई, यहाँ की अगर मैं बात करूं पश्चिम में, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा सुधार करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हुआ केन, केन मान लीजिए, केन तो वहां है, ठीक है, बेतवा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लीजिएगा बेतवा, ठीक है, बेतवा और पाहुज, पाहुज नदी, ठीक है, बेतवा और पाहुज नदी ये पठारी क्षेत्र का पश्चिमी सीमा बनाती है। क्या बनाती है सर, ये पश्चिमी सीमा बनाती है, ये थोड़ा सा सुधार करिएगा, ठीक है, ये पश्चिमी सीमा बनाती है, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो बेतवा और पाहुज इसके जो कि पश्चिमी सीमा बनाती है और इसके पूर्वी सीमा केन नदी, दक्षिण में विंध्य श्रेणी और पठारी क्षेत्र के उत्तर में बाउंड्रीज बनाता है यमुना और गंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ फैला सर, ये जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, ठीक है, इतना तक फैला हुआ है। दूसरी चीज समझेगा कि जो पठारी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है सर, वो लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है सर, लाल मिट्टी। अगर आप मिर्जापुर के होगे तो मड़ियार वाले क्षेत्र में जाओ, वहां पे देखोगे सोनभद्र क्षेत्रों में, तो वहां लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां के घर भी अगर कच्ची देखोगे तो रेड मिट्टी से घर बड़ा अच्छा लगता है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ की प्रमुख नदी आप समझ गए। अच्छा, दूसरी में अगर मैं बात बताऊं कि सर खादर, अच्छा एक चीज और समझिएगा कि बीहड़ का नाम सुने, और बीहड़ का नाम सुने हो सर, बीहड़ किसे कहते हैं आप जानते हो सर, बीहड़ का नाम आप लोगों ने सुने होंगे, तो समझिएगा ऐसे से बड़े बड़े अवनालिका बन जाती है, उसे बीहड़ कहा जाता है, ठीक है। अब बीहड़ बनाने वाला उत्तर प्रदेश का दो ही नदी है, चंबल और यमुना, चंबल और यमुना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं सर, चंबल और यमुना, ठीक है, चंबल और यमुना ये बीहड़ बनाता है अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, केन, बेतवा, पाहुज, ये सब सोन क्या है, यमुना की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदी। तो क्या ये बात बुंदेलखंड की मैं बात करूं सर, बुंदेलखंड की मैंने बात किया कि बुंदेलखंड का विस्तार कहाँ है, हमने बता दिया नीचे की ओर, और कहां कौन कौन से चंबल, केन, बेतवा, पाहुज, सोन नदियों का इसमें विस्तार है, ठीक है। और इसमें कृषि योग, जिसे आप मोटे अनाज बो सकते हो, मोटे अनाज भी बो सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं बताना चाहता हूं कि आप जब आओगे यहाँ पे तो यहाँ पड़ता है आपका गोरखपुर। क्या पड़ता है सर, गोरखपुर, बड़ा ध्यान समझो, यहाँ का गोरखपुर पड़ता है क्या, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर में शिवालिक पहाड़ी को क्या कहते हैं सर, शिवालिक पहाड़ी को क्या कहते हैं, कहते हैं सर डुंडवा। क्या कहते हैं सर, डुंडवा, ठीक है। शिवालिक हिमालय को डुंडवा के नाम से गोरखपुर में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब चल, अगर मैं बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी की मैं बात करूं, सर्वोच्च पहाड़ी की मैं बात करूं, तो एक जान लीजिएगा सोनकार। क्या है सर, सोनकार पहाड़ी, ठीक है। यहाँ की सर्वोच्च पहाड़ी का नाम है सोनकार पहाड़ी। क्या नाम है सर, सोनकार पहाड़ी। और सोनकार पहाड़ी कहाँ है सर, मिर्जापुर प्लस सोनभद्र, यहाँ तक ये फैला हुआ है सोनकार पहाड़ी। यहाँ की
और सबसे ऊंचा पहाड़ यहाँ की स्थित है, जो मिर्जापुर और सोनभद्र तक फैला हुआ है। ठीक, इतनी यह बात समझ में आई आपको। हाँ, अब देखो दूसरी चीज समझना, ये आपको देखो आपको बात समझ में आ गया ना, बंदेलखंड, बुंदेलखंड, पठारी बाग का बात समझ में आया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो तराई क्षेत्र हमने बताया, तराई क्षेत्र में एक चीज और समझिएगा मेरे भाई, अगर तराई क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। तराई क्षेत्र की मैं अगर बात करूं कि ये वाला जो क्षेत्र है सर, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये तो तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये तराई वाला क्षेत्र, तराई वाला क्षेत्र नम क्षेत्र होता है। कैसा होता है सर? नम क्षेत्र होता है। ठीक है, तराई वाला नम क्षेत्र होता है। और सबसे नम क्षेत्र वाला कौन उत्तर प्रदेश में है? तो आपका ऑप्शन हाथरस, ठीक है, और बागपत। हाथरस और बागपत ये जिला नम वाले जिले हैं। कैसे हैं सर? नम जिले हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत नीचे आते हैं तो नम वाले। और ये ध्यान रखना कि ऊपर जो भाबर वाला क्षेत्र है ना, ऊपर यहाँ पे गर्म और ठंडा मिलने के बाद क्या होती है? बीमारी फैलती है। तो ऊपर वाले क्षेत्रों में जैसे गोरखपुर, इस सब क्षेत्रों में देखोगे बहुत बड़ा डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है इन सब वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये तो हमारा देखो प्राकृतिक विभाजन हो गया। प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत आप ये बातें समझें, कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है? तो देखो ये सब प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत की बात मैंने बताया आपको। तो अभी तक हमने प्राकृतिक विभाजन ही पढ़ा है, प्राकृतिक विभाजन बड़े अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद है कि आप इसे भी नोट करोगे और मैप पे दर्शाओगे। ठीक है, तो आगामी ही ऐसे जबरदस्त तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत जो कि लाएंगे, अगला एक से एक वीडियो गजब वीडियो लाएंगे, तोड़ मरोड़ के वीडियो आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक एक बारीकी तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए जय हिंद।